ठीक है, चलो टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखो, कुछ डाउट्स लेते हैं, उससे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सब लोग ध्यान दीजिए। कितना पढ़ा है वो देखा जाए। ए टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका टी हाफ 18 मिनट है। सी टू डी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बात है नहीं। सी टू डी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका टी हाफ 54 मिनट है। आफ्टर what time concentration of A and C become equal if initial concentration of A and C are in ratio 4:1। ये क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, लेकिन है बहुत सिंपल सवाल, सिंगल करेक्ट टाइप का सवाल है। आफ्टर व्हाट टाइम, देखो दोनों का इनिशियली दो अलग अलग लैब में दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चला रहे हैं, है ना। दो डिफरेंट लैब में दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चला रहे हैं और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इन द फर्स्ट लैब, इन द सेकेंड लैब सी का और ए का सेम है, लेकिन बोल रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4:1 है। बोल रहा है आफ्टर व्हाट टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड सी बिकम इक्वल, कितने समय के बाद कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। मैं बताऊं, कल जो शॉर्टकट बताया है वो दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एक और ट्रेडिशनल मेथड भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, उससे भी बन जाएगा। कल का अगर लेक्चर रिवाइज किया है तो इसको सब लोग ट्राई करेंगे अभी राइट नाउ, जल्दी। क्विक। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा है बच्चे कि फर्स्ट ऑर्डर को अगर आप समझते हो, कल जो एक्सप्लेन किया था अगर वो समझते हो फर्स्ट ऑर्डर को, तो तुम फैन हो जाओगे। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन का यही खासियत ही है कि विद इन, मतलब बहुत जल्दी भी बनना है, कैलकुलेशन है नहीं, सीधा कंसेप्ट है, सीधा ही कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, सॉल्व करें। कल हमने जो बताया था आपको ध्यान में है कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या प्रॉपर्टी होता है, ध्यान में है सबको। देखो फर्स्ट केस में ए से बी, अब कंप्लीट साइलेंस चाहिए मेरे को। t इक्वल टू 0 पे इसको 4c0 ले लेते हैं, और C से D जो है t इक्वल टू 0 पे इसको C0 ले लेते हैं, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या दिया हुआ है। अब टी हाफ का मीनिंग अगर पता है तो 18 मिनट के बाद ये 2c0 हो जाएगा, जितना है उससे हाफ, लेकिन ये 54 मिनट के बाद C0/2 होगा। क्या अभी फिर से बराबर है क्या ये दोनों? नहीं, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए एंड सी आर 4:1। ए का टी हाफ 18 मिनट है और बी का 54 मिनट। अब सब इधर ध्यान दीजिए। फर्दर अगर आप फर्स्ट ऑर्डर को सही में सही से समझते हो तो बताओ ये 36 मिनट के बाद क्या होगा, कल सिखाया था। हाँ, वेरी गुड, जो है उससे हाफ। अच्छा, ये 54 मिनट के बाद क्या होगा? C0/2। अब देख, यहां 54 मिनट जैसे ही पहुंचा, कितना हो गया? स्टार्ट किया था 4c0 से, लेकिन बचा कितना? और यहां पे 54 मिनट के बाद कितना बचा? तो व्हाट इज द आंसर? क्या लिखा था? आफ्टर व्हाट टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आर बिकम इक्वल।
आफ्टर 54 मिनट, इनिशियली 4:1 है, लेकिन 54 मिनट के बाद ये 1:1 हो जाएगा। अब बताओ ये प्रॉपर्टी एनी हाउ मैंने बोला इतना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे नीट में सवाल आए थे कल, मैंने डिस्कस किया था। एक कितना डेटा 7.2 और 0.9 कुछ ऐसा ही था ना कल वाले क्वेश्चन का। अरे 25 का सवाल है 7.2 एंड 0.9, उसको एक ट्रेडिशनल मेथड से भी किया और दूसरा कैसे किया था, शॉर्टकट। शॉर्टकट में ये लगाया था बच्चे, आप ध्यान रखना, बोलो। देखो अगर ये क्वेश्चन आ गया नीट में तो क्या 1 मिनट के अंदर का सवाल नहीं है, पहले ये बताओ है या नहीं है। लेकिन तुम्हें मैं बता दूं 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉपर्टी याद नहीं रखते लोग। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। अभी भी जैसे नीट का जो गेम है या कोई भी एग्जाम का, स्पेशली जेई नीट का गेम है, टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब नॉलेज वाइज हो सकता है सब एक जैसे हैं, लेकिन वहां 3 घंटे में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो गेम है। तो वहां पे दिमाग इस अंदाज में चलना चाहिए, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सही कंसेप्ट क्लिक होना चाहिए, है ना। और ये तब होगा, फिर से बोल रहा हूं, तब होगा दो चीजें जो कल बताया था। एक तो एक भी टेस्ट मिस नहीं कर सकते, टेस्ट में उस अंदाज में परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, एंड दूसरा टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है ना। समझ गए ना। अभी 12th के बच्चों का इतना टेस्ट हो रहा है, मतलब इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, डीपीपीएन ये सब चल रहा है हर दिन। तो कोई भी टेस्ट सीरीज में वो बैठ जा रहे बिना तैयारी का भी ना, तो 640 650 आ रहे किसी भी इंस्टीट्यूट का, ऐसा हो रहा है क्योंकि टेस्ट इतना ज्यादा दे रहे हैं, है ना। अभी मैंने लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि हमारा जो टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है उसमें 4 टेस्ट तुम दे सकते हो, टेस्ट 1 टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3, कम से कम 3 तो दे ही दो। उसका सिलेबस भी है, आपने देखा होगा, है ना। अभी उसको रीशेड्यूल किया टेस्ट को हमने, पहले डेट कम थे तो मतलब बहुत कम दिन पे टेस्ट थे, तो अभी एक एक वीक का गैप किया और फिर से रिस्टार्ट किया है। पहला टेस्ट एक्चुअल में 12th वाले बच्चे अब 21st को देंगे, उसको रीशेड्यूल किया है। 11 का पहला टेस्ट, और इसमें 3 टॉपिक है बस। कुछ लोगों को मैंने वो पहला पेपर भेजा भी था, वही पेपर फिर से हो रहा है ना। इसका एक अलग से ड्राइव बना के रखता हूं मैं, और एक एसआरजी वाला ड्राइव लोग बोल रहे हैं, इसका पहले कर देता हूँ, ये करना चाहिए। तू कल क्यों नहीं आया था जी? तो सर बीमार था। और वरद कहाँ रह गया आज? छुट्टी, तबीयत ठीक नहीं है। आ सकते हैं क्या? हाँ आ सकते हैं। 4 ऑप्शन में जो दिया हुआ था ना उसमें एक 54 मिनट था, बाकी सब कम टाइम थे, 30 मिनट 40 मिनट ऐसे। अगर इसके बाद भी अगर आगे जाओगे 18 मिनट तो यहाँ से C0/4 होगा, और वहां मैच हो जाएगा क्या अब? बिल्कुल, मोर देन 1 करेक्ट। कितना हो गया जी 18 का टेबल में? 36 के बाद क्या? 72, ठीक है। 72 मिनट के बाद कितना हो गया? C0/4। लेकिन यहाँ पे 72 के बाद थोड़ी होगा, जिसका डबल लेंगे ना। कैसे बोल रहे हो फिर? अरे इसका जो हाफ लाइफ है उसका डबल, ट्वाइस ऑफ 54 मिनट के बाद ये C0/4 होगा। आगे भी मैच करेगा ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ क्या? मुश्किल लग रहा है, मैच करेगा आगे भी। 54 के मल्टीपल में, सही बोल रहे हैं। ये फिर जब 6 टाइम्स में पहुंचेगा तब शायद हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। यहाँ जैसे C0/4 है ना, यहाँ तो C0/4 आ गया, अब मैच नहीं करेगा जी। ठीक से देख एक बार। एक और तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, सब लोग ट्रेडिशनल मेथड क्या है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, मोर देन 1 करेक्ट भी आ सकते हैं।
तो हो सकता है मोर देन वन करेक्ट का सवाल लो, मुझे थोड़ा बहुत जो याद है मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन करा दिया। एक ट्रेडिशनल मेथड क्या है, देखो ये बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा एक इक्वेशन, इनिशियल ई टू द पावर माइनस के वन टी लिख सकते हैं, ये पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम क्या लिखेंगे, सॉरी सी, इनिशियल ऑफ सी ई टू द पावर माइनस के टू टी, दोनों का के वन के टू क्यों लिया बच्चे, क्योंकि दो अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, सेम तो नहीं है, डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर है, टी हाफ भी अलग दिया हुआ है, तो के वन के टू अलग नहीं आएगा क्या, के वन के टू अलग आएगा। तो यहां से क्या कर सकते हो तुम कि इनिशियली ये तो पता है 4c0 है, कितना ये 4c0 ई टू द पावर माइनस के वन टी, और ये कितना है c0 ई टू द पावर माइनस के टू टी। अब यहां पे देखो अगर बहुत सारे आंसर का बात कर रहे हो तो उसके लिए मैं हेल्प कर रहा हूं, आपको क्या करना है, लेट सपोज आफ्टर टाइम टी ये दोनों बराबर हो गया, हमें क्या करना है किसी टाइम टी पर, अच्छा किस टाइम टी पे, तो उसके लिए दोनों का टाइम सेम रखना पड़ेगा, ये रिएक्शन टी टाइम तक चला और ये भी टी टाइम तक चला, ये रिएक्शन टी टाइम तक चलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है, टी टाइम तक पहला रिएक्शन चलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है, और दूसरा रिएक्शन टी टाइम तक चलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टी इज दैट टाइम सो दैट बोथ आर इक्वल, आफ्टर व्हाट टाइम ए एंड बी बिकम इक्वल। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज ये टी टाइम तक चला और ये भी टी टाइम तक चला और फिर उसके बाद जो बचा है वो बराबर हो गया, गुड टू गो। तो बस इन दोनों को इक्वेट करो, फिर वहां से टी आएगा, इक्वेट करें क्या लिखेंगे, 4c0 ई टू द पावर माइनस के वन टी, बोलो इज इक्वल टू c0 ई टू द पावर माइनस के टू टी, लिखे, इतना समझ में आ रहा है सबको, बोलिए। अब यहां से देखो c0 कैंसिल हो गया, गुड टू गो, c0 कैंसिल हो गया, क्या लिखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, 4 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं बच्चे, ई टू द पावर माइनस के टू टी बाई ई टू द पावर माइनस के वन टी, बोलो कोई दिक्कत, एक्सपोनेंशियल को इधर ले आया मैंने, ये वाला एक्सपोनेंशियल इधर, c0 उधर, चलेगा। तुम जो बोल रहे हो ना कि सर और भी टाइम मिलेगा, चेक करते हैं और मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, लॉजिकली कैसे चेक किया जा सकता है, मुझे मैथ्स आता है मैं वो लगा रहा हूं, एक तो लॉजिकली आगे बढ़ के भी चेक कर रहे हैं, एक मैथ से भी कर सकते हैं। तो कितना लिख दें, 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करके कितना, ई टू द पावर के वन माइनस के टू टी, बोलो कोई तकलीफ, इतना आता है सॉल्व करने, दोनों तरफ लॉग लॉन ले लो, लॉन 4 इज इक्वल टू एल एन ई टू द पावर के वन माइनस के टू टी, ऐसे लिख दें, पावर बाहर आ जाएगा, लॉन ई टू द बेस ई वन होता है, अरे ऐसा नो, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, चलो लॉन ही रहने देते हैं, एल एन 4 इज इक्वल टू क्या लिख दें, के वन माइनस के टू इंटू टी, बोलो यहां तक कोई डाउट है, तकलीफ है कुछ, यहां तक कोई तकलीफ है नहीं। अब K1 कैसे आएगा, पहला रिएक्शन का टी हाफ दिया हुआ है, दूसरे रिएक्शन का भी टी हाफ दिया हुआ है, बोलो। तो देखो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 2.303 log 4 लिख सकते हैं, log 4, इसको लिख सकते हैं 0.693 बाई 18 माइनस 0.693 बाई 54, सुन ले पहले, मैं थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा ले जा रहा हूं, और शॉर्टकट कर सकते थे, अगर टी हाफ पता है तो के निकल जाएगा, के पता है तो टी हाफ निकल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला पे भी सवाल आता है, अरे ऐसा नो। अच्छा अब देख, अगर तुम्हें ध्यान में हो तो इसको हम लोग लिखते हैं पता है कितना, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो 2.303 log 2 का मल्टीप्लीकेशन है, अरे ऐसा नो, यहां से बाहर निकाल लेते हैं, 2.693 क्या मिलेगा, 2.303 इंटू 2 log 2, अरे बोलो, हाँ, और इधर बाहर क्या आया 0.693 1 बाई 18 ना, माइनस 1 बाई 54 इंटू टी, मुझे क्या लगता है
ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2.303 log 2 का वैल्यू ही 0.693 है, देख रहे हो। अच्छा इधर 2 बचा ना, 2 इज इक्वल टू अब क्या लिखते हैं 1/18। अब यहां चलो ये ले ही लेते हैं, कितना 54 ले लें, 3 - 1 चलेगा t। ऊपर भी देखो 2 बचा, इधर 2 कैंसिल, t इक्वल टू कितना आ गया बच्चे। ये है ट्रेडिशनल मेथड। जेई एडवांस का क्वेश्चन का यही ब्यूटी होता है कि दो तरह से सॉल्व होते हैं। एक ब्रेन वो लगाता है जो आईटी बॉम्बे तक पहुंच जाते हैं, वो ब्रेन लगाते हैं, और एक इस मेथड में जाते हैं, बनता उनसे भी है लेकिन फिर मार्क्स कम आते हैं। एक ये भी मेथड है ना सॉल्व करने का, कितना कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन ये भी खराब मेथड नहीं है, मैं बताऊं जिनको कंसेप्ट पता है, ठीक है, तो कैसे आप ब्रेन लगा सकते हो वो देखना है। मुझे नहीं लगता 2 टाइम आएगा, अगर आना होता तो मैथ्स ऐसा मिलता कि वहां टी का 2 वैल्यू आता, 2 टाइम नहीं आए। इसके बाद तो सर हर एक आपके वो वाला वो मैंने एनालाइज कर लिया था, मैं सोच रहा था ये लोग सोचेंगे थोड़ा कि जो बोल रहे हैं आगे भी मैच करेंगे, हुआ भी समझ में आया। वहां पे मिल जाता ना, 2 ऐसा टाइम मिल जाता, क्वाड्रेटिक बनता कुछ, मेरे बात समझ रहा है ना। तो देख लो, इसको लिखना है तो लिख सकते हो। मैं क्या बोला, कभी आपको गाइड किया कि काइनेटिक्स में भी पीवाईक्यू किस अंदाज में सॉल्व करना है ना, बोला है ना। डन। अभी थोड़ा लेट शुरू किया, नेक्स्ट ब्रेक में पूछो ना, मैं बता दूंगा। जो आपने क्लास में दिखाया था ये वाला, तो यहाँ से जीरो ऑर्डर के लिए -d/d2 हाफ के a रेज़ टू 0 जीरो। हाँ अब सॉल्व करो, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे ना, सही है, नॉट से 80 और सही है, सही पक्का। डन सब लोग, ट्रेडिशनल मेथड समझ में आया, ठीक है। अभी जो है फिर से मैं डाउट्स अभी नहीं ले रहा हूं, है ना, डाउट्स कर लेते हैं एक बार फिर से, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन जो नहीं बन रहे आपसे। हम लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे क्या, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, याद करो। और मैंने बोला था वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बताया था। थोड़ा बहुत उसका लॉजिक दिया था कि टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई, याद है लॉजिक थोड़ा बहुत दिया था उसका। एक लॉजिक और क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन के टेम्परेचर बढ़ने से दोनों सेम रिएक्शन है, सब कुछ सेम है, बट अलग टेम्परेचर पे चल रहा है, तो के अलग हो जाता है, याद है। टू सेम रिएक्शन इन डिफरेंट लैब एट डिफरेंट टेम्परेचर रिमेनिंग एवरीथिंग सेम विल हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट। एंड कल बोला था कि रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट और रेशियो ऑफ रेट पर 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 2 to 3 टाइम्स, है ना, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। उस पर एक तो सवाल भी कराए थे ना, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि ऐसा क्या पार्ट है ना, जिसके वजह से रेट बढ़ जाता है, थोड़ा और डिटेल में। तो अभी कोलिजन थ्योरी हम लोग समझेंगे, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। लिखो, कंसीडर, लिखना शुरू कीजिए, कंसीडर बाइनरी कोलिजन, consider binary collision between gaseous molecules A2 and B2. Consider binary collision between gaseous molecules A2 and B2. ये थ्योरी ना यहाँ पे लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में 94 पेज में। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स स्ट्रॉन्ज एंड विलियम लेविश, है ना। तो उत्तर नहीं लिखा रहे डिटेल में, फिलहाल ये लाइन लिख लिया, कंसीडर बाइनरी कोलिजन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल A2 एंड B2, है ना। सपोज एक कंटेनर में, सब लोग ध्यान दीजिए, A2 और B2 है, दोनों गैसियस स्टेट में हैं, और रिएक्शन इज लाइक दैट, ऐसा रिएक्शन है
2AB बन रहा है। बोला ये जाता है कि इन दोनों के बीच में जो कोलिजन होती है A2 B2 के बीच में, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बातें नहीं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। These reacting molecules, these gaseous reacting molecules colliding continuously with each other as well as with the walls. They are colliding with each other with as well as with the walls. जैसे एग्जांपल के लिए तुम H2I2 ले सकते हो, ये दोनों कोलाइड करके HI बना रहा है, लाइक दैट। ओके, एंड ये पाया गया बच्चे, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम 1 ml वॉल्यूम में जो कोलिजन होते हैं इन दोनों के बीच में 10⁻25 से 10⁻28 तक है ना। दिस मच ऑफ कोलिजन्स, दिस कोलिजन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस पूरे वॉल्यूम का यूनिट वॉल्यूम लेना है, 1 ml लेना है। 1 ml के अंदर जो A2 और B2 है वो आपस में कितनी बार टकरा रहे हैं? Collision frequency is total number of collisions by the gaseous reacting molecules per unit time per unit volume, and unit volume भी क्या है तुम्हारा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml। पूरे कंटेनर का बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे कंटेनर में A2 B2 भरा पड़ा है और उस कंटेनर का 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर जो A2 B2 है उसके कोलिजन्स कितने हो रहे हैं पर सेकेंड? समझ में आ रहा है? बाइनरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? 10⁻25 से 10⁻28। एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम में इतने सारे कोलिजन हो जा रहे हैं, है ना। आप 94 पेज में देख के भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू इट लिखो, अकॉर्डिंग टू इट कंसीडर लिखा ना, कंसीडर बाइनरी कोलिजन बिटवीन A2 and B2 gaseous molecule, फुल स्टॉप। आगे, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, आप यहां से देख के भी लिख सकते हो, फॉर ए रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन इन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अब चाहो तो यहां से देख के लिखो, फॉर अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी फॉर ए रिएक्शन टू अकर, 94 पेज निकालो। जिनको सुन के लिखने की आदत नहीं है वो यहां से देख के लिखे फटाफट, लेकिन लिखना जल्दी है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी फॉर ए रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन इन between reacting molecules. There must be collision in between reacting molecules. There must be collision in between reacting molecules. Full stop. ये मैक्स एंड विलियम ने ये सब बातें रखा है हमारे सामने, है ना। नाउ आगे लिखो, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन per second, total number of collision per second in unit volume भी 1 ml है यहां पर, is called collision frequency। ZAB लिख सकते हो, है ना, ZAB। ये डायग्राम बना के ये भी लिख लो। जनरली इट्स वैल्यू इज वेरी हाई फॉर गैसियस रिएक्शन, और यहाँ पे वैल्यूज लिखा है, ये जज्बात भी लिख सकते हो। जनरली इट्स वैल्यू इज वेरी हाई फॉर गैसियस रिएक्शन, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? वो वैल्यू क्या है? 10⁻25 से 10⁻28। एक सेकेंड में इतने सारे मॉलिक्यूल कोलाइड कर जा रहे हैं। ये डायग्राम भी बनाइए। आगे लिखो,
थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके डायग्राम बना के आगे लिखना है। बट only a small fraction of these collisions but only a small fraction of these collisions but only a small fraction of these collisions are capable to convert reactant into product. Are capable, everything is written here, यहीं से लिखा रहा हूं मैं, but only a small fraction of these collisions are capable to convert reactant into product. Reactant into product. Full stop. These collisions are called effective collisions. 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 Now आगे लिखिए, for effective collision following two conditions, for effective collision following two conditions, for effective collision following two conditions must be satisfied at the same time. Following two conditions must be satisfied at a time, at the same time. For effective collision following two conditions must be satisfied at a time. Full stop. पहला लिख लो, यहां से देख के लिखो, reacting molecule must possess a minimum amount of energy. Reacting molecules must possess a minimum amount of energy, जिसको बोलते हैं energy barrier. Must cross the energy barrier like that. Reacting molecules must possess a minimum amount of energy, इसी को बोल सकते हैं must cross the energy barrier. And second, proper orientation of collision, that is called orientation barrier. Proper orientation ऑफ क्या, कोलिजन्स, है ना। अब देखो यहां पे समझना, इस बात को समझाते हैं क्या है ये थ्योरी, किस तरह से रिसर्च आगे गया होगा, उसको समझिए सब लोग। आप जैसे आपने देखा होगा कोई भी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो दोनों रिएक्टेंट बस कांटेक्ट में और हो जाते हैं, कुछ ऐसे कांटेक्ट में आने के बाद भी इग्निशन देना पड़ता है। जैसे मान लो अगर ये पेपर का बात करो तो ये पेपर कंबसेबल है, यहाँ O2 है लेकिन ये बर्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पेपर से O2 कोलाइड तो किया बट ये कार्बन और O2 के बीच में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन ये है कि कार्बन और O2 के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। समझ में आया? मतलब यहाँ कोलिजन जरूर हो रहा है बट इनएक्टिव कोलिजन है। कोलिजन तो हो रहा है कार्बन और O2 के बीच में, यहाँ कार्बन सॉलिड है और O2 गैस, इनके बीच में कोलिजन तो हो रहा है बट कंबशन नहीं हो रहा है। कोलाइड हुआ, रिबाउंस बैक हो गया, मतलब इनइफेक्टिव कोलिजन। कोलाइड होता और प्रोडक्ट बन जाता तो बोलते इफेक्टिव कोलिजन, कंबशन स्टार्ट हो जाता। लेकिन आपको पता है एक कॉर्नर में थोड़ा सा अगर हम इसको पहले जला दें तो पूरा पेज फिर, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कार्बन था उसको एक्टिवेट करने का जरूरत पड़ा। O2 तो है ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो कार्बन था उसको सफिशिएंट एनर्जी दिया पहले हमने। अब वो दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वो दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहा है, समझ में आ रहा है?
अब CO कार्बन और O2 रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है? CO2। मेरी बात आ रही समझ में? बोलो। अच्छा एक और एग्जांपल, घर पे एलपीजी जो गैस चूल्हे को ऑन करो, लाइटर यूज मत करो, क्या कंबशन शुरू होगा? गैस लीक करता रहेगा किचन में, O2 भी है और वहां पे मीथेन इथेन प्रोपेन लीक कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, लेकिन क्या कंबशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोलिजन्स हो रहे हैं वहां पर, लेकिन वो कोलिजन्स कैसे हैं? तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं बच्चे जिसको कराने के लिए हमें पहले थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ता है। अब जैसे ही किचन में जैसे ही तुम लाइटर यूज करते हो, स्पार्क करते हो, तो क्या होता है, वो स्पार्क से जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी कुछ जो एलपीजी गैस जो है वो लेता है और फिर उसकी औकात हो जाती है O2 से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने की। मतलब उसके पास ना ही O2 ना ही एलपीजी गैस के पास, दोनों के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन तूने जैसे स्पार्क किया, कुछ एलपीजी मॉलिक्यूल के पास अब क्या हो गई? एनर्जी मिल गई। सो दे कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर, दे कैन क्रॉस द, एंड एनर्जी बैरियर एक बार क्रॉस हो गया तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे, मतलब मान लो तुमने जब स्पार्क किया तो 100 एलपीजी मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया। 100 में से 10 ऐसे जरूर होंगे जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ भी कोलाइड किया हो। मेरी बात समझना। होता क्या है, जो इफेक्टिव कोलिजन है बच्चे, है ना, इफेक्टिव कोलिजन, मैक्सवेल ने इस पे रिसर्च किया, मैक्स एंड विलियम ने, और इफेक्टिव कोलिजन को किसके बराबर बोल सकते हैं? तो जो जेड ए बी है, टोटल कोलिजन में हो सकता है कि F1 इज द फ्रैक्शन जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर ले, और वहां पे एक और मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा F2, जिसका ओरिएंटेशन भी सही होगा, तब ये इफेक्टिव है। ध्यान रखना 10⁻25 कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। 10⁻25 इसको ऐसे भी समझो, 10⁻25 है, इसमें से 1/10⁻20 कोलिजन्स, ये फ्रैक्शन जो है 1/10⁻20 फ्रैक्शन कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर, एंड आउट ऑफ देम, है ना, 1/10⁻2 मान लो ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस कर लिया, तब जाके इफेक्टिव कोलिजन पर सेकेंड पर एमएल कितना हो गया? 10⁻3। देखो इतना कम होता है इफेक्टिव कोलिजन। एक रफली आइडिया दिया समझाने के लिए। मेरी बात आ रही समझ में? ये कौन सा फ्रैक्शन है? टोटल कोलिजन का वो कोलिजन्स या फ्रैक्शन दैट कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर। ये कौन सा फ्रैक्शन है? जो ओरिएंटेशन भी सही रखा है। मैंने अभी एग्जांपल दिया, मान लो तुमने एलपीजी ऑन किया, वहां से जो है 1 सेकेंड में हजारों लाखों मॉलिक्यूल बाहर आ गए एलपीजी के, चलेगा? O2 तो है ही किचन में, लेकिन कोलाइड हो नहीं रहा है। अब जैसे ही तुमने स्पार्क किया, 100 मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गई, अब वो कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकता है। 100 मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गई, कोलाइड करके वो क्या बना सकता है? प्रोडक्ट बना सकता है। 100 में से हार्डली 10-20 का क्या होगा? ओरिएंटेशन भी सही होगा। ओरिएंटेशन क्या होता है वो डिटेल में और थोड़ा बात करेंगे, एंड फाइनली क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? और पता है अच्छी बात क्या है कि एक बार जब प्रोडक्ट बना तो एनर्जी रिलीज हुई, अब वो एनर्जी फर्दर जो बाहर निकल रहा है, आउटफ्लो जो हो रहा है, उसको फिर एनर्जी मिल जाएगा। मतलब बार बार का आपको स्पार्क करने की जरूरत नहीं है। 2-4 मॉलिक्यूल को अंजाम तक पहुंचा दिए तो वो अब इतना एनर्जी निकाल रहा है कि रिमेनिंग सारे मॉलिक्यूल फिर धीरे धीरे कंबशन हो रहा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? क्या तो ये लगता है तुम्हें कि वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे तो थोड़ा बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो यहां पर अगर मैं सोडियम ला के रख दूं तो तुरंत तो कैचेज फायर, ऐसा होता है। O2 है और सोडियम है, रिएक्ट कर गया, लेकिन यहां भी सराउंडिंग से उसने एनर्जी लिया, तुमने नहीं दिया लेकिन सराउंडिंग से लेके ही रिएक्ट किया। मतलब ऐसे बोलना कि बिना इनिशियल एनर्जी का, ऐसे बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में और प्रोडक्ट बना दिया विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। minimum amount of energy taken by reacting molecules to form the activated complex is called activation energy. अब यहां पे इस थ्योरी में यह भी बोला जाता है
कि none of the reactant directly go to the product. ये हमने थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात किया था. ऐसे वर्ल्ड में कोई रिएक्शन नहीं है जहां पे रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहा है. रिएक्टेंट हैज टू पास थ्रू ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट और बोथ. ट्रांजिशन स्टेट मस्ट बी देयर. ट्रांजिशन स्टेट मस्ट बी देयर. तो अब ग्राफ की बात आती है. ग्राफ में यहां पे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. अब यहां पे देखो क्या हो रहा है. अगर मान लो यहां A2B2 है, डायरेक्टली ये नहीं जाता AB में, ऐसा नहीं होता. इसको पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ेगा. ये पाथ नहीं है, ये पाथ है. नन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली गो टू द प्रोडक्ट. ये पाथ ही नहीं है बच्चे. समझ में आ रहा है. रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस तुम्हारे लाइफ में हैं जिसमें लगता नहीं है कि तुमने एक्टिवेशन दिया है. जैसे मान लो आइस अगर डीप फ्रीजर से निकाल के यहां रख दिया तो अपने आप मेल्ट होता है ना. तुम उसको हीट तो नहीं कर रहे हो, मेल्ट हो रहा है अपने आप, लेकिन क्या वो सराउंडिंग से एनर्जी नहीं ले रहा है. तो हमेशा कोई भी प्रोसेस को कराने के लिए थोड़ा बहुत इग्निशन तो चाहिए, है ना. अब ये बात यहां पे क्या हो रही है, यहां पे डेफिनेशन समझेंगे. बताओ, जो एलपीजी, मान लो एलपीजी गैस है और ये O2 है, ऐसा मान लेते हैं. ये दोनों जैसे ही बाहर आया, दोनों के पास थोड़ा बहुत तो पहले से एनर्जी था. यस नो. थोड़ा बहुत पहले से जो एनर्जी था उसको हम बोल सकते हैं HR, हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं. तुमने बाहर से थोड़ी एनर्जी उसको दे दी, जो लाइटर से यूज किया तुमने, स्पार्क सिस्टम जो भी है, थोड़ा बहुत एनर्जी दिया. तुरंत A2B2 O2 और जो एलपीजी था उसको थोड़ा एनर्जी मिला. अब वो पहुंच गया क्या, ट्रांजिशन स्टेट पे. और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा, वो प्रोडक्ट बना देगा. और जो प्रोडक्ट बना, देखो उसकी एनर्जी कम भी लिखा है मैंने, ये HP लिखा है. यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है. दिस इज एक्सोथर्मिक. दिस इज एक्सोथर्मिक. हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है बच्चे. आपको पता होगा हीट ऑफ द रिएक्शन को हम बोलते थे समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन. यहाँ क्या लिखते थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ. तो फॉर्मेशन वाला ही डेटा अगर दिया हुआ है, मान लो ये जो HR है वो फॉर्मेशन वाला डेटा है, या फिर दिस माइनस दिस विल बी द हीट ऑफ द रिएक्शन. ये जो रिएक्शन हो रहा है ना बच्चे, इसका हीट चेंज तुम HP माइनस HR बोलो. और जैसा ग्राफ है उसके हिसाब से दिख रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है. अब क्या हुआ, जो हीट रिलीज हुआ वो उसने क्या किया, जो हीट रिलीज हुआ वो तुम्हें भी मिला, उसे खाना बन रहा है. यस नो. लेकिन जो हीट रिलीज हुआ उसका थोड़ा पार्ट फिर से यूज हो रहा है. फिर से एलपीजी तो निकल रहा है कंटिन्यूअसली, O2 भी है. जो हीट रिलीज हुआ उसका थोड़ा पार्ट फिर से इसको यहां ले जाने में यूज हो रहा है. समझ में आ रहा है. तो अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है. आप हेडिंग दो एनर्जी बैरियर और उसके बाद लिखना शुरू करो. हेडिंग दीजिए एनर्जी बैरियर. ये नहीं लिखा है, लिखो लिखो जल्दी लिखो. देखिए एनर्जी बैरियर आपने हेडिंग दे दिया, उसके बाद थोड़ा जज्बात लिखिए. None of the reacting molecule directly go to the product. एनर्जी बैरियर के बाद जज्बात लिखो. फिर मैं एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी देर में लिखाता हूं. None of the reacting molecules directly go to the product. None of the reacting molecules directly go to the product. None of the reacting molecules directly go to the product. आगे लिखो. It is found that reacting molecule first has to form. It is found that reacting molecule first has to form transition state. It is found that reacting molecules first has to form transition state. Has to form transition state or intermediate or both. और इंटरमीडिएट और बोथ, है ना.
ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट, ऐसे लिखो थोड़ा सा। अगर देखो तुमने कह रहे ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट प्लस इंटरमीडिएट, ऐसे लिख लो। चलो ऐसे लिख, ज्यादा सही रहेगा। ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट्स प्लस इंटरमीडिएट्स। यहाँ एस को ऐसे रखना, जरूर नहीं है कि एक से ज्यादा टीएस बनेगा हमेशा, ऐसा जरूर नहीं है। इंटरमीडिएट बना है तो अभी सिखाएंगे कि जरूर से जरूर 2 टीएस बना है। अगर इंटरमीडिएट एक बना है, अभी सिखा दूंगा मैं यहाँ पे, तो एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनता है। अभी डिस्कस करते हैं इस पे। अभी मैं यहाँ क्या बोलने का कोशिश किया कि A2 B2 डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, क्या बनाएगा बीच में? ट्रांजिशन स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट प्लस इंटरमीडिएट। समझ में आया? ओनली इंटरमीडिएट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट मस्ट बी देयर, ओनली इंटरमीडिएट नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। ट्रांजिशन स्टेट इज समथिंग, इट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ऐसे बोल सकते हो। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, थोड़ा इसके बारे में सोचना है। ट्रांजिशन स्टेट इज समथिंग लाइक कि ए और ए का बॉन्ड टूट रहा है और बी का बॉन्ड भी टूट रहा है और ए और बी के बीच में नए बॉन्ड बन रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन विच सम बॉन्ड्स या बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट आर फॉर्मिंग। तो ये लिख लेना है, लिखो ट्रांजिशन स्टेट्स आर highly energetic activated complex. Transition state is, R मत लिखो, transition state is highly activated complex, highly activated energetic complex, ऐसे लिखो। Transition state is highly activated energetic complex, ब्रैकेट में लिखना हैविंग एनर्जी मोर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ। ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है बच्चे, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली एक्टिवेटेड एनर्जेटिक कॉम्प्लेक्स, है ना। ब्रैकेट में क्या लिखा, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ, ब्रैकेट क्लोज करो, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, ट्रांजिशन स्टेट इज हैविंग पार्शियल बॉन्ड्स, transition state is having partial bonds in which transition state is having partial bonds in which bonds of reactants are about to break, bonds of reactants are about to break and new bonds in products are forming, and new bonds in products are forming। देखो ऐसा है ना, ऐसा बीच का स्टेट है बच्चे कि यहाँ पे देखो कंप्लीट बॉन्ड है ए में, बी में, और यहाँ पर भी ए बी में कंप्लीट बॉन्ड है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट बड़ा तकलीफ वाली बात है, मतलब कोई बॉन्ड अच्छे से बना नहीं, कोई बॉन्ड अच्छे से टूटा नहीं, इसीलिए इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होती है। कोई पूछे कि ये हाईली एनर्जेटिक क्यों है, हाईली अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि वो ऐसा स्टेट है जिसमें बॉन्ड्स कंप्लीटली बने भी नहीं। बॉन्ड मतलब सबका हो सकता है ऑक्टेट भी पूरा ना हो। यहाँ तो चलो A2 B2 सबका ऑक्टेट पूरा है, बॉन्ड वगैरह सब अच्छे से बना हुआ है, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड्स हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट क्यों ज्यादा एनर्जेटिक है, इसके पीछे लॉजिक क्या देंगे? ऐसा है ही, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ऐसा। और आपको पता है कि ए बी के साथ तब जुड़ेगा यहाँ पे जब ए और ए का बॉन्ड टूटेगा और बी का बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे ऐसा सोचो कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। अगर मान लो उसके पास जो एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसके पास जो खुद का एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है, या किचन में जो सराउंडिंग के पास एनर्जी था वो सफिशिएंट नहीं था। एलपीजी और O2 किचन में साथ में आ रहा है, किचन में सराउंडिंग में लाइट बल्ब वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसके पास जो एनर्जी निकल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। तुम्हें स्पार्क करना पड़ा तब जाके वो एनर्जी मिली। आ रहा है समझ में? अच्छा, वो एनर्जी क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे ना नए बॉन्ड बनाने के लिए, और फिर जाके टीएस बनेगा।
तो वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन हो बच्चे, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं जाता है, पहले रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट रहा होता है, प्रोडक्ट का बॉन्ड बन रहा होता है, फिर टीएस पे पहुंचता है, फिर प्रोडक्ट में जाता है। और टीएस एक ऐसा स्टेट है जो हाईली एनर्जेटिक है, हाईली अनस्टेबल भी है, दैट इज नॉट द प्रोडक्ट एट ऑल। वो बना और कंज्यूम हुआ, रिएक्शन के दौरान बना और कंज्यूम हुआ। व्हाट इज टीएस? अंडरस्टूड? बोलो। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको भी समझाते हैं। अब बताओ, टीएस अगर हाईली एनर्जेटिक है तो रिएक्टेंट के डायरेक्टली टीएस में जा सकते हैं? रिएक्टेंट हमेशा टीएस में जाने के लिए क्या चाहिए उसको? रिएक्टेंट को टीएस में जाने के लिए क्या चाहिए? तो अब लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। डेफिनेशन लिखो, फिर थोड़ा ग्राफ बताते हैं आगे। द मिनिमम amount of extra energy given to reacting molecules, the minimum amount of, आप मॉड्यूल देख के भी लिख सकते हो, the minimum amount of extra energy required by reacting molecules to form transition state, the minimum amount of extra energy required by reacting molecules, the minimum amount of extra energy required by reactant molecules to form transition state, the minimum amount of extra energy required by reacting molecules to form transition state is called activation energy, समझ में आए? इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वो ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना। मैं बताऊं, इधर इधर सब लोग ध्यान देना। ट्रांजिशन स्टेट की जो टोटल एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को जो एनर्जी है प्लस जो तुमने एक्स्ट्रा दिया, ये दोनों मिला के थ्रेशोल्ड होगा। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो पहले से है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का ना ये सिंबल है, याद रखना, ई ए लिखते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो ना, पूरे ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बताओ ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा? एवरेज एनर्जी जो पहले से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास है प्लस जो तुमने एक्टिवेशन एनर्जी दिया है। समझ में आया? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ऑलरेडी हैविंग, ये तो पहले से है ना, उसके पास पहले से थोड़ा बहुत एनर्जी है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी इतना सफिशिएंट नहीं है कि ट्रांजिशन स्टेट बना ले। तुमने जो स्पार्क वगैरह किया उससे उसको एक्टिवेशन मिला, तब जाके वो प्रोडक्ट तक गया। क्या समझ रहे हो? टीएस तक गया, प्रोडक्ट तक भी नहीं। और टीएस फिर फाइनली किस में जा सकता है? प्रोडक्ट में। क्लियर है यहां तक? बोलो, सब लोग समझ रहे हैं? अब देखो, एक छोटा सा रिएक्शन के थ्रू मैं समझाता हूं कि टीएस है क्या। मैंने शायद ऑर्गेनिक में ये भी समझा दिया था। जैसे मान लो आरसीएल है और केसीएन है, ये बन जाता है आरसीएन प्लस केसीएल। समझना है कैसे होता है रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या है। देखो, सबसे पहले आरसीएल पे साइनाइड अटैक करता है 180 डिग्री अवे फ्रॉम द लिविंग ग्रुप। SN2 का मैकेनिज्म बता रहे हैं। यहाँ पे पहले टीएस बनता है। टीएस में आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओवरऑल -1 है। इस पे देखो ना, इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस पहले से, क्योंकि बॉन्ड पोलर है। साइनाइड जब इस पे अटैक किया, साइनाइड जब इस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। इसको चाहो तो तुम डिफाइन भी कर सकते हो, CH3 ले लो, CH3Cl will give CH3Cn plus KCl। यहाँ पे क्या ले लिया हमने? तो ये वाला कार्बन एक बॉन्ड साइनाइड के साथ बना रहा है और क्लोराइड के साथ रिश्ता तोड़ रहा है, और फाइनली क्या बन जाएगा? CH3Cn, ऐसा बना सकता है। तो देखो, A और B है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है? एक तरह से A और B। आ रहा है समझ में?
ये ट्रांजिशन स्टेट और ये क्या है? वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन हो पहले ये तो बनता ही है। समझ में आ रहा है? और ये जो बना ना बीच में, इसकी एनर्जी इन दोनों से और इससे भी ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे? ऐसा ग्राफ बनाएंगे। साइनाइड और CH3Cl की एनर्जी क्या है? ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा रिएक्शन है। अच्छा, ये हटा सकते हैं क्या? एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, पहले भी बताया है। देखो इधर इधर सब लोग ध्यान दीजिए। अगर Cl2 और इथीन, या Cl2 नहीं ले लो, HCl ले लो। HCl और इथीन को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो बन जाता है CH3CH2Cl। अब ये रिएक्शन कैसे होता है? इसके पीछे सिर्फ TS भी नहीं है, इसके पीछे इंटरमीडिएट भी है। तो यहां पे सीख लेते हैं। सबसे पहले इथीन के तरफ आता है H+। इस बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं, HCl ऑलरेडी 100% आयनिक बोल सकते हो, तो इसको तोड़ने के लिए उतना एनर्जी का जरूरत नहीं है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है इथीन का, वो नॉन पोलर है। तो इसके बीच में देखो एक TS कैसे बनेगा, ध्यान देना सब लोग। यहां पे देखो, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। समझे? अब TS के पास क्या पॉसिबिलिटी है बच्चे? TS एक इंटरमीडिएट में जा सकता है या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट में जा सकता है। यहाँ पे देखो TS जो है, TS के बाद इंटरमीडिएट बना है। क्या बना है? इंटरमीडिएट। और ये क्या है तुम्हारा? TS1 बोल दो। TS का खासियत क्या है? जैसे वहां पे क्या दिख रहा था, TS डायरेक्ट किस में गया? प्रोडक्ट में। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऐसा होता है कि TS से पहले इंटरमीडिएट बनता है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? जो इंटरमीडिएट बना, अब उसके तरफ क्लोराइड आएगा, फिर से एक TS बनेगा। क्लोराइड और कार्बोकेटाइन के बीच में बॉन्ड बनाने वाला TS, बॉन्ड बन रहा होगा, फिर से एक TS बना, ये दोनों जुड़ रहा होगा। समझ गए? ये इस पे अटैक करेगा तो पहले एक TS बनेगा। और प्लस माइनस से, इसलिए TS पे कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे क्यों प्लस दिखाया है? क्योंकि न्यूट्रल और ये प्लस है। न्यूट्रल और प्लस जुड़ेगा तो प्लस तो रिटेन करेगा ना। यहाँ पे प्लस माइनस जुड़ा है तो न्यूट्रल। और फाइनली क्या बना दोगे? देखो फिर से यहाँ क्या दिख रहा है बच्चे? TS किस में गया? TS2 किस में गया? यहाँ पे इंटरमीडिएट में नहीं गया, किस में गया? प्रोडक्ट में। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी रिएक्शन में, चाहे ऑर्गेनिक रिएक्शन हो या इनऑर्गेनिक हो सकता है कि रिएक्टेंट जुड़ के TS बनाए और प्रोडक्ट बना ले, या फिर रिएक्टेंट जुड़ के पहले TS बनाए फिर एक इंटरमीडिएट बनाए, फिर वो इंटरमीडिएट फिर से TS बनाएगा एंड फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसका अगर कोई ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता तो यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऐसे दिखाना पड़ता। ये तुम्हारा क्या? इथीन और HCl है। ये क्या? इथीन और HCl। ये तुम्हारा TS1 है, ये इंटरमीडिएट है, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये TS2 है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में तुम ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। तो वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, रिएक्टेंट से पहले TS बनेगा। TS या तो इंटरमीडिएट में जाएगा या प्रोडक्ट में जाएगा। और ध्यान रखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? TS की भी और इंटरमीडिएट की भी। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा एनर्जी किसकी है? TS की भी है और इंटरमीडिएट की भी ज्यादा एनर्जी। बोलो अब बताओ, जब हर रिएक्शन इसी डायरेक्शन में होगा तो डोंट यू थिंक कि हर रिएक्शन को एक एक्टिवेशन चाहिए? एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम देखो, इसके पास जो एनर्जी था उसके अलावा भी थोड़ा एनर्जी देना पड़ा, एंड देन वो TS बना, फिर इंटरमीडिएट बना, फिर प्रोडक्ट बना। ऐसे चल रहा है। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सबको समझ में है? मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैविंग सम एनर्जी, पहले से कुछ एनर्जी है उसके पास, थोड़ा और एनर्जी दिया और फाइनली क्या हो गया?
क्या समझ गए? बोलो, लिखिए, ये डायग्राम बना के लिखिए बच्चे। थोड़ा टाइम मैं इसलिए भी ले रहा हूं कि ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, ठीक है? जल्दी देखिए, नाउ यहाँ पे कुछ ग्राफ बना रहे हैं और यहाँ पे एक पॉस्टुलेट भी है जिसका नाम है हेमंस पॉस्टुलेट, उसको भी समझने का कोशिश करना क्या है सब लोग। अगर ग्राफ सिंपल ऐसा बना दिया तो सिंगल स्टेप है, बस एक टीएस बनाना बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एक तो ये एक्सोथर्मिक भी है, समझ गए? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना देता तो ये भी सिंगल स्टेप है, बातें नहीं, बट इसका डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है और इसका डेल्टा एच हमेशा ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच हमेशा ये डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी E1 मान लेते हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या मान लेते हैं? E2। ऐसा देखो, मस्ट तो नहीं है, बट इन जनरल एक्सोथर्मिक नीड लेस एक्टिवेशन, यस नो? और एंडोथर्मिक नीड मस्ट नहीं है, लेकिन जनरल स्टेटमेंट है। कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कम एक्टिवेशन से काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और कोई एक्सोथर्मिक है तो थोड़ा ज्यादा एक्टिवेशन, सॉरी एंडोथर्मिक है तो थोड़ा ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। खैर, ये ग्राफ याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें इस दोनों ग्राफ में क्या है, देखो टीएस और टीएस जो है, यहां पे आप बोलोगे हेमंस पोस्टुलेट में ये टीएस जो है, टीएस और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी डिफरेंस यहां पे कम है, इधर कम है, इधर कम है। टीएस और रिएक्टेंट में एनर्जी डिफरेंस कम है, यस नो? एंड यहाँ टीएस और प्रोडक्ट में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो ऐसा बोला जाता है कि टीएस हैज मोर कैरेक्टर ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इन एंडोथर्मिक टीएस हैज मोर कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट। ये हेमंस पोस्टुलेट है, ध्यान रखिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आपने ऐसे डायग्राम बनाया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि टीएस स्ट्रक्चरली मोर सिमिलर टू रिएक्टेंट फॉर एक्सोथर्मिक एंड हियर टीएस मोर सिमिलर टू प्रोडक्ट, ठीक है? साइंटिस्ट डजंट मैटर, ये लाइन याद रख सकते हैं, बोलो। और पहला लाइन इससे पहले क्या बोला? इन जनरल मोर एक्टिवेशन इज नीडेड फॉर एंडोथर्मिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्सोथर्मिक। गुड टू गो। नाउ नेक्स्ट, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे 2 टीएस बना ना बच्चे, और टीएस यहाँ पे 2, ये क्या है? इंटरमीडिएट। ये ध्यान रख, अभी भी ये एक्सोथर्मिक है लेकिन स्टेप कितना होगा? 2। जितना टीएस उतना स्टेप, समझ में आया? अच्छा, एक ग्राफ अगर और ऐसा बना लेते, बातें नहीं, मान लो ऐसा बना लिया तो देखो T1 T2 T3 T4, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2 और इंटरमीडिएट क्या? 3, और ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ध्यान रखिए, ये सब मल्टी स्टेप्स रिएक्शन है ना? यहां पर साइलेंस, यहां पर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीएस -1, ये याद रख सकते हैं। हमेशा ट्रांजिशन स्टेट पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डायग्राम में मैक्सिमा पे लाई करता है, और इंटरमीडिएट अगर बना है तो मिनिमा पे लाई करेगा। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या अंतर है? यहाँ पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं या पार्शियल बॉन्ड नहीं होते, लेकिन इंटरमीडिएट भी हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक है। इंटरमीडिएट इज नॉट द अल्टीमेट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट के पास भी देखो ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो कोई बोले इंटरमीडिएट को तकलीफ क्या है, तो बोलना वो फुल फ्लेज प्लस है या फुल फ्लेज माइनस है या फुल फ्लेज रेडिकल है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा नहीं है, कहीं फुल फ्लेज प्लस माइनस नहीं है, बहुत सारे एटम पे डेल प्लस है, ऐसा पार्शियल बॉन्ड्स होंगे। थोड़ा सा लाइफ टाइम इंटरमीडिएट का ज्यादा होता है,
रिएक्शन के दौरान अगर ये 10 मिलीसेकंड के लिए एग्जिस्ट किया तो ये हो सकता है 12 के लिए एग्जिस्ट करेगा। कोई अगर बोले कि इंटरमीडिएट और टीएस में अंतर लिखिए एक टेबल बना के, तो मैं अभी बोल रहा हूं, लिखाऊंगा नहीं। टीएस और इंटरमीडिएट में क्या क्या अंतर है, तो ऑब्वियसली ये कंपलसरी बनता है रिएक्शन में, ये बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। गुड टू गो, कंपलसरी बनेगा ही बनेगा। इसमें पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, पार्शियल चार्ज होते हैं, यहाँ पार्शियल बॉन्ड नहीं होते, एक कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता, ऐसा वाला बात है। कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव, कंप्लीट रेडिकल, इसकी लाइफ टाइम थोड़ी कम है, इसकी लाइफ टाइम रिएक्शन के दौरान अगर ये 10 मिलीसेकंड के लिए एग्जिस्ट किया तो ये 12 के लिए कर लेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डायग्राम में मैक्सिमा पे लाई करता है, मिनिमा पे लाई करता है। देयर सो मेनी डिफरेंसेस। ओके, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि ये वाला जो इंटरमीडिएट है उसमें ज्यादा कैरेक्टर टीएस1 का है या टीएस2 का है। ये जो इंटरमीडिएट है उसमें ज्यादा कैरेक्टर टीएस1 का है या टीएस2 का है, तो हम बोलेंगे टीएस2 का ज्यादा कैरेक्टर है, क्योंकि देखो ना यहाँ एनर्जी गैप कम है, यहाँ एनर्जी गैप ज्यादा है। समझ में आया? ग्राफ बनाने सारे फटाफट। इसमें भी क्या क्या पॉइंट बोला था, एक बार फिर से बोलूं। इन जनरल एक्सोथर्मिक रिएक्शन नीड लेस एक्टिवेशन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एंडोथर्मिक। मस्ट नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन बोल सकते हैं। दूसरा, इन एक्सोथर्मिक टीएस इज सिमिलर टू रिएक्टेंट, whereas in endothermic TS is similar to, मतलब सिमिलर टू मोर सिमिलर, ऐसे बोलना होगा, एग्जैक्टली नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि इन एक्सोथर्मिक टीएस हैज मोर कैरेक्टर ऑफ रिएक्टेंट। नो डाउट दिस टीएस हैज कैरेक्टर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ। ट्रांजिशन स्टेट हैज कैरेक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ, बट in exothermic transition state is having more character of reactant, and in endothermic transition state having more character of product। क्या थोड़ी बात समझ में आ रही है? क्या ग्राफ को देख के स्टेप्स बता सकते हैं? सिंगल स्टेप, ये भी ये एक दो स्टेप ना, ये वाला 4 स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स है। यस नो? थोड़ा एग्जांपल से क्लियर हो रहा है बच्चे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। ये होमवर्क है इंटरमीडिएट और टीएस में 4-5 डिफरेंस लिख के लाने के लिए, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पे बता दो, अब बैक टू काइनेटिक्स आते हैं। एक कोई रिएक्शन है बच्चे, दोनों का स्केल अप टू स्केल है, ठीक है, मतलब दोनों सेम स्केल में है। बताओ, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखाना है, इसलिए ये बात बता रहा हूं। A1 ध्यान रखना, द रिएक्शन हैविंग लेस एक्टिवेशन एनर्जी विल बी फास्टर और स्लोअर। देखो, अगर कोई रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो थोड़ा सा एनर्जी देंगे, टीएस बनेगा, और टीएस बनेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब एनर्जी बैरियर जल्दी क्रॉस हो जाएगा। और कोई ऐसा रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो क्या वो जल्दी टीएस बनाएगा? उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना टीएस बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होता है तो रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मोर इज द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए से बी बन रहा है और यहाँ एक्स से वाई बन रहा है, किसका रेट फास्ट होगा? ग्राफ देख के बताओ। ए से बी का रेट फास्ट होगा, क्योंकि ए से बी में जाने के लिए जो टीएस बनना है वो कम एक्टिवेशन एनर्जी से बन जाएगा। ये रिएक्शन जल्दी एक्टिवेशन को, मतलब जल्दी टीएस बना लेगा। तो क्या जज्बात क्या है? लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रेट एंड वाइस वर्सा। द रिएक्शन हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, पता है यही रीजन है बच्चे, जो रेडिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं, वो सब बहुत फास्ट क्यों होता है? न्यूट्रलाइजेशन देखा, एसिड बेस डाला, तुरंत सॉल्ट प्लस वाटर विद इन माइक्रोसेकेंड्स। कैसे हो गया? क्योंकि उन सारे रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व है, और आयंस ऑलरेडी इतना ज्यादा एनर्जेटिक है, H+ और H-,
ऑलरेडी उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट टीएस के पास पहुंच चुका है। मैं बताऊं, जो न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन वगैरह रिएक्शन है, पता चला कि ऐसा है, ग्राफ ऐसा है, पता चला रिएक्टेंट ऑलमोस्ट किसके पास है, रिएक्टेंट ही टीएस के पास है। कभी कभी ऐसा हो सकता है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में अगर ऐसा दिखा दिया तो यहां पे हमको बोलना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी टेंडिंग टू क्या, मतलब कोई रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, इसका मतलब समझते हो, अपने आप हो गया बिना कोई एफर्ट डाले। अरे ऐसा नो ना, वन क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन आया भी है, टेस्ट में रहेगा भी, क्या ये पॉसिबल है वर्ल्ड में कोई ऐसा रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है? ये अब एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार करना 2 साल पहले ही नीट में है ना, एसर्शन रीजन में आया, उसको तैयार करके आना। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रिएक्शंस का भी आपके सामने मैंने एग्जांपल किया, जिक्र किया, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट मिनिमम है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन इज वेरी वेरी फास्ट, व्हाई? क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन है उससे एसिड से H प्लस आता है, बेस से OH माइनस आता है, H प्लस और OH माइनस इज हाईली रिएक्टिव, ऑलरेडी वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि बस कांटेक्ट में यार प्रोडक्ट बन गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलो, एक एसर्शन रीजन का सवाल है और आज ENT में वो सवाल भी है, ठीक है? हाँ ओके नाउ, हाँ ये जज्बात सबको समझ में आ गया? बोलिए सब लोग। नाउ देखिए, ये कैसा रिएक्शन है, ऑलमोस्ट एक्टिवेशन एनर्जी टेंडिंग टू जीरो। इन दोनों में एक्टिवेशन लग रहा है, कहां ज्यादा लग रहा है? इन दोनों में एक्टिवेशन लग रहा है, कहां ज्यादा लग रहा है? मोर एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, हाँ, मोर एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, स्लोअर द रेट। समझ गए? मोर एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, स्लोअर द रेट। लास्ट बेंचेज चुपचाप पढ़ाई करें तो फिर क्लास से बाहर जा, सब निकल, जल्दी जल्दी निकल। ओए अजय, लगा है, सराउंडिंग से लिया है उसने, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुमने इग्नाइट नहीं किया, लेकिन ले रहा है एनर्जी, तभी वो मेल्ट हो रहा है। एंडोथर्मिक है ना वो, तो एनर्जी तो ले रहा है। हाँ, कंप्लीट साइलेंस। नाउ यहाँ पे एक टर्म अभी एक्सप्लेन करने, कल जो ग्राफ बोल रहे थे वो ग्राफ में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, है ना, ध्यान दीजिए सब लोग। अगर मान लो एक कंटेनर में A2B2 है, दोनों मिला के सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मिला के क्या है, 1000 मॉलिक्यूल्स। एक ग्राफ में बना रहा हूं क्विकली, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एवरेज एनर्जी ऑफ A2 and B2, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A2 and B2 टुगेदर। देखो बातें करोगे तो ग्राफ तुरंत दिमाग से निकल जाएगा, फिर थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाँ ऐसा कोई ग्राफ होता था, कैसे प्लॉट हो रहा है, लॉजिकली बताने का कोशिश है। ध्यान दीजिए, हो सकता है कि 800 मॉलिक्यूल है आउट ऑफ 1000 जिसकी एनर्जी 500 है, 500 है, एक डेटा दे रहा हूं। अगर मान लो ये पूरा सिस्टम T टेम्परेचर पर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 800 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एनर्जी क्या है। ये मैक्सवेल का प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा है। मैक्स ट्रॉन्ज एंड विलियम लेविस ने पूरा रिसर्च किया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बातें किया, एंड तब जाके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था। तो अभी उस प्रोबेबिलिटी को एक छोटा सा सैंपल साइज में आपके सामने रखने का कोशिश कर रहा हूं। सपोज वी हैव 1000 मॉलिक्यूल टुगेदर at temperature T, and now I am considering that 800 molecule is having speed, having energy how much, और having speed 500 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी बोल सकते हो। हालांकि वहां पे जो ग्राफ आया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड ग्राफ था, हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी, इसीलिए मैं यहाँ एनर्जी ले रहा हूँ।
बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होंगे बच्चे आउट ऑफ 1000 सैंपल में जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ 1050 ऐसे मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, 50 और ले लेते हैं जिसकी एनर्जी कम है, 100 ऐसा ले लेते हैं, है ना, 100 मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसकी एनर्जी मान लेते हैं 700 है। नाउ यू टेल मी, फ्रैक्शन का बात करो। फ्रैक्शन 800 by 1000 is the fraction having energy how much? 1000 में 800 की एनर्जी 500 किलो जूल ऐसा मान रहे हैं, तो how much fraction is having energy this? How much fraction having energy 1000? How much fraction having energy 100? 50 by 1000. How much fraction of molecule having energy 700? 100 by 1000. ये समझ में फ्रैक्शन क्या है? अब देखो ग्राफ क्या है, यहाँ पे ग्राफ ऐसा है, यहां पे रखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और यहां रखते हैं एनर्जी। समझिएगा, आपको ऐसे ग्राफ समझाने का कोशिश है ताकि ये पार्ट समझ में आ जाए क्या हो रहा है। होता क्या है, हमने क्या देखा, कितने फ्रैक्शंस का एनर्जी 0.8 ना, जिसकी एनर्जी कितनी है बच्चे 500। बोलो एक पॉइंट क्या मिला मुझे, 500 0.8 ऐसा मिला। बोलो और भी पॉइंट्स मिलेंगे। 100 एनर्जी कितने हैं, 100 एनर्जी कितने फ्रैक्शन का है, 0.001 नहीं, सॉरी 50 by 1000 है ना, तो 0.10 कैंसिल, 5 by 100 कितना आएगा 0.05। 0.05 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, 0.05 फ्रैक्शन इज द मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी 100। 1000 भी है बहुत का, उतना ही है, 1000 भी कितने का है, 1000 एनर्जी कितने मॉलिक्यूल का है। क्या ग्राफ मैच कर रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्या पॉइंट्स मिल रहा है। एक पॉइंट मिला 0.8 500। कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन में एक पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है 0.8 एंड 500। हमने यहां फ्रैक्शन लिया है y की जगह पे, ये y है और ये तुम्हारा x एक्सिस है। नाउ बताओ ये पहला कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें, पहला कोऑर्डिनेट पहले इसका कोऑर्डिनेट ले लो 500 कॉमा 0.8। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 1000 कॉमा 0.05। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 100 कॉमा 0.05 दिख रहा है, और 700 कॉमा, तो एक पॉइंट यहां भी मिल रहा है 700 वाला। बोलो यहां पे कहीं, इसको जब फ्री हैंड से मिलाते हैं बच्चे तो ऐसा ग्राफ आता है, समझना। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया, ये बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी हाउ मच 500। मैक्सिमम आउट ऑफ दिस सैंपल, आउट ऑफ 1000 सैंपल 1000 मॉलिक्यूल्स 800 या 0.8 is the fraction of molecule having energy how much 500। समझ में आ रहा है, बोलिए। नीचे ना आप काइनेटिक एनर्जी भी रख सकते थे, मैं बताऊं, जो एक ग्राफ है फ्रैक्शन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूं, स्पीड भी रख सकते थे, क्योंकि मॉलिक्यूल का स्पीड और काइनेटिक एनर्जी दोनों प्रोपोर्शनल होता है। अरे सुनो, पता है ना काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी होता है और काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT भी होता है आइडियल गैस के लिए। तो नीचे एनर्जी के जगह पे काइनेटिक एनर्जी रख दो और इस एनर्जी के जगह पे वेलोसिटी भी रख सकते हो। तो एक्चुअल ग्राफ जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकल के आया है वो ग्राफ क्या है, देखो ये तो रफली प्लॉट किया है, एग्जैक्ट ग्राफ अभी प्लॉट करने का कोशिश है। ग्राफ देखो ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, समझिएगा। यहां क्या लेना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और यहां क्या लेना है एनर्जी।
मैं बताऊं, बहुत पहले जब रियल गैस आइडियल गैस पढ़ते थे तो एक ग्राफ ऐसा भी था, सेम ग्राफ, नेचर बिल्कुल सेम है ना। यहाँ फ्रैक्शन और यहाँ स्पीड ले सकते हैं, फ्रैक्शन एंड स्पीड दोनों सेम है। अब मैं बताऊं, अगर आपके फिजिक्स के सिलेबस में है तो ये जो है ना, ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसका फॉर्मूला हो जाता है 2RT/m। इस 2RT/m सही है। इसके बाद आ जाता है, थोड़ा आगे आता है एवरेज, क्या आता है, V एवरेज। इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 8/पाई ना, RT/m। हाँ तो इसके आगे दे रहे ना आरएमएस, मेन से पहले एवरेज नहीं, 8/पाई 2 से ज्यादा होगा तो, और इधर जाएगा ना, वेलोसिटी इस एक्सिस पे है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चे, 3RT/m। मैं ये ग्राफ का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ग्राफ भी ऐसे ही बना होगा, ये ग्राफ जो लास्ट वाला ग्राफ है ये भी ऐसे ही बना होगा। आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल 800 इज हैविंग स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, आउट ऑफ 1050 molecule having speed 1000 very high speed, out of 1050 is having very low speed। ये ग्राफ भी ऐसे ही बना होगा, लेकिन अभी उस ग्राफ से मतलब नहीं है। वो ग्राफ भी अगर फिजिक्स में पढ़ा है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, हो सकता है उस फॉर्मूले से डायरेक्ट एक क्वेश्चन मिले, आता ही हर साल शायद। अभी है सिलेबस में फॉर्मूला के हट गया।